हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 के जीव विज्ञान के पहले अध्याय, इसका नाम है पुष्टिपात्रकों में लैंगिक निर्णय, उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो उसका जो लिंक है इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जा करके आप लोग उसको देख सकते हैं, ताकि दूसरा भाग में जो भी चीज़ें हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कहाँ पे हमने खत्म किया था। तो हमने ये पढ़ा था कि जब परागकोश परिपक्व होता है तो उसकी जो लघु बीजाणु धानी है उसके बीचों बीच से एक ही तरह के कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसको बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। और ये बीजाणुजन ऊतक जब परागकोश परिपक्व होने को होता है तो बीजाणुजन ऊतक की जो कोशिकाएं हैं ये अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती हैं और 4 कोशिकाओं का एक समूह बनाती है। सूत्री विभाजन गुजरने के फलस्वरूप 4 कोशिकाओं का समूह बनता है जिसको लघु बीजाणु चतुष्टय कहते हैं। ठीक है। अब और भी जब जिस तरह जैसे जैसे परागकोश जो है वो परिपक्व होता जाता है, जब वो स्फुटन की स्थिति में आता है तो ये चारों जो लघु बीजाणु चतुष्टय में जो चारों कोशिकाएं रहती हैं ये अलग अलग होकर के पराग कण का निर्माण करती हैं। पराग कण का निर्माण करती हैं। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं परागकण के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इनकी संरचना किस तरह से होती है और कैसे कैसे ये बने होते हैं और इनका क्या कार्य होता है, ये सब आज हम लोग खास के आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसका भाग 2 मतलब हम लोग पढ़ेंगे। भाग 2 में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जो परागकण है इसकी संरचना कैसी होती है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक परागकोश जो है परागकण एक बड़ी कोशिका होती है जो लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास इसका होता है। ये लगभग गोलाकार दृष्टि दिखती है और ये 2 परतों से घिरी रहती है। एक परत ये हो गया, दूसरी परत ये हो गया। और जो बाहरी परत है उसको कहते हैं बाह्य छोर, उसको कहते हैं बाह्य छोर। और जो आंतरिक परत है ये हरी वाली, इसको कहते हैं अंतःचोर। इसको कहते हैं अंतःचोर या अंग्रेजी में इसको इंटाइन कहते हैं और इसको इक्जाइन कहते हैं। अब ये जो इक्जाइन है ये बना होता है स्पोरोपोलेलिन का। स्पोरोपोलेलिन एक ऐसा पदार्थ है जो अभी तक ज्ञात सबसे सर्वाधिक प्रतिरोधक पदार्थ है। ये उच्च ताप पर भी ये अस्थायी रह सकता है, इसका विघटन नहीं हो सकता। और अभी तक किसी भी जीव में ऐसे कोई एंजाइम का पता नहीं चल पाया है जो स्पोरोपोलेलिन का विघटन कर सके। तो इसका मतलब ये है कि जो स्पोरोपोलेलिन की लेयर है ये नष्ट नहीं होने वाली है। बहुत अधिक ताप हो गया या बहुत कम हो गया तब भी, या फिर कहीं पर ऐसा हो गया कि कोई एंजाइम वगैरह जो है वो मतलब कहीं पे ऐसा हो गया कि कहीं पे ऐसे जगह हैं जैसे जहाँ पे एंजाइम का प्रभाव से पड़ सकता है तो स्पोरोपोलेलिन एंजाइम के प्रभाव से भी वो एंजाइम के प्रभाव से भी विघटन उसका नहीं हो पाता है। तो परागकण यही जो परागकण है यही नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है और ये समांतर जो है गोलाकार होता है और इसका जो आकार है या अलग रूप है वो अलग अलग पादपों में अलग अलग होता है। इसमें वेरिएशन होते हैं कि अलग अलग पादप में किसी में हो सकता है कि परागकण का जो आकार है जो है रंग है वो अलग हो, दूसरे पादप ग्रुप में हो सकता है अलग हो। तो हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं उसकी सामान्य संरचना पढ़ रहे हैं। तो ये परागकण ये लगभग गोलाकार होता है और इसका जो व्यास है, व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक ये लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। ये अलग अलग प्रजातियों में इसका जो आकार है वो छोटा भी हो सकता है, किसी प्रजाति में बड़ा भी हो सकता है। तो इस तरह से विभिन्नता पाई जाती है। हर एक पादप समूह का जो भी परागकण है उसमें विभिन्नता पाई जाती है जो भी पादप है।
और ये दो भित्ति परतों से आवृत होता है। जैसा कि बताया हमने कि पहली जो ये वाली परत है इसको कहते हैं बाह्य छोर या अंग्रेजी में इसको जाइंट कहते हैं। जो अंदर ये हरी वाली परत दिख रही है ये इसको अंतर छोर या इंग्लिश में इंटाइन कहते हैं। बाह्य जो परत है ये बनी होती है स्पोरोपोलिन की, और स्पोरोपोलिन जो है अभी तक ज्ञात सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक पदार्थ है। स्पोरोपोलिन जो अत्यधिक ताप को सहन कर सकता है या जो एंजाइमों के प्रभाव से भी बच सकता है। तो ये पहली परत है। दूसरी परत जो इसकी होती है ये जो पहली परत जो स्पोरोपोलिन पदार्थ है ये उच्च ताप सुदृढ़ अम्ल और क्षारों के प्रभाव से तथा एंजाइम से भी निम्नीकृत नहीं हो सकता है। तो ये इसका वो है कि मतलब इसको नष्ट नहीं किया जा सकता आसानी से। दूसरी जो इसमें जो बाह्य छोर है ये अभी जो दिख रहा है इसमें कहीं कहीं भी ये होता है कि जो स्पोरोपोलिन है वो अनुपस्थित होती है। जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं है तो ये छेद के रूप में रह जाता है जिसको कहते हैं जनन छिद्र। इसको जनन छिद्र कहते हैं। ये पूरा जो परागकण का सतह है हर सतह पर लगभग ये बहुत अधिक इस तरह से जो जनन छिद्र है वो पाए जाते हैं। इसका क्या उपयोग है अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि नहीं क्यों ये जनन छिद्र है, इसका क्या उपयोग है। तो यहाँ पर जो जनन छिद्र है यहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता है। और तो उससे क्या होता है कि जब ये कोशिका अभी आगे हम पढ़ेंगे जब ये अंदर वाली जो कोशिका है इसी जनन छिद्र से ये पराग नलिका विकसित करती है जो परागण जो निषेचन में सहायता करता है। दूसरी जो परत है इसकी अंतःछोर यह मेनतः जो है सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। तो ये बहुत पतली परत होती है और लचीली भी होती है। ये बाहर वाला बहुत ज्यादा कठोर परत होता है। तो ये परागकण का जो जीव द्रव्य है ये इसका जीव द्रव्य उसका के अंदर जो भी है जीव द्रव्य ये यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ये घिरा हुआ होता है। प्लाज्मा झिल्ली जो हर एक कोशिका में पाया जाता है तो ये प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरा हुआ होता है और इसके बीच में एक बड़ा सा केंद्रक पाया जाता है। जैसे आगे जब से परिपक्व होता है पूरी तरह से परागकण इसमें दो कोशिकाएं रहती हैं। ये एक बड़ी कोशिका ये वाली बड़ी कोशिका ये इसका केंद्रक और ये एक छोटी कोशिका और ये इसका केंद्रक। तो जो बड़ी कोशिका है इसको कहते हैं कायिक कोशिका। कायिक कोशिका इसका जो केंद्रक होता है ये भी काफी बड़ा होता है और इस कोशिका में प्रचुर मात्रा में जो है खाद्य पदार्थ जो है संरक्षित होता है। जो उसमें जो विकसित हो रहा है ये जो जनन कोशिका है इसको पोषण देने का काम करता है। और दूसरी जो कोशिका है ये जो छोटी वाली कोशिका है इसको कहते हैं जनन कोशिका। जनन कोशिका यही वो कोशिका है जो नर युग्मक का उत्पादन करती है। तो जनन कोशिका ये छोटी कोशिका है और ये जो बड़ी कोशिका है इसी की जीवद्रव्य में जो छोटी कोशिका ये तैरती रहती है इस तरह मतलब उसमें इसी की जीवद्रव्य में जो बड़ी वाली कायिक कोशिका है इसके जीवद्रव्य में वो तैरती हुई रहती है। और इसका जो जीवद्रव्य होता है वो कायिक कोशिका से थोड़ा ज्यादा घना भी होता है और इसका जो इसमें जो केंद्रक होता है वो एक ही पाया जाता है, छोटा सा केंद्रक होता है। अब अधिकतर जो पादप है अधिकतर जो आवृत बीजी पादप है उनमें जो है ये परागकण जो है इन्हीं दो कोश की एक जनन कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका इन्हीं दो कोश की अवस्थाओं में जो है पराग कोश से जब पराग कोश फूटता है तो उसमें इसी स्थिति में अधिकांश पादपों में इसी स्थिति में झड़ जाता है। तो लगभग 60% से अधिक जो आवृत बीजी पादप हैं उनमें परागकणों का जो इस परागकोश का जो स्फुटन होता है उसके बाद इसी दो कोश की अवस्था में ही जो परागकण जो है वो झड़ते हैं। लेकिन जो 40% पादप हैं उनमें क्या होता है कि झड़ने से पहले ये जो कायिक कोशिका है ये समसूत्री विभाजन से गुजर करके दो कोशिका बना लेती है। केवल कौन सी कोशिका जनन कोशिका ही समसूत्री विभाजन से विभाजित होकर दो कोशिका बना लेगी और इस तरह से दो कोशिका इसका और एक कोशिका इसका तीन कोश की
अवस्था हो गई। तो 40% आवृत विधि पादपों में जो परागकण है वो 3 कोश की अवस्था में झड़ते हैं, जबकि 60% से अधिक जो पादप आवृत विधि पादप के परागकण हैं वो 2 ही कोश की अवस्था में जो है परागकोश से स्फुटित होकर वो निकल जाते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं परागकण एलर्जी। परागकण एलर्जी क्या होता है कि बहुत सारे पादपों के जो परागकण हैं वो अगर मानव के संपर्क में आते हैं तो उससे श्वसन संबंधी बहुत सारे विकर उत्पन्न हो जाते हैं, जो चिरकालीन भी हो सकते हैं, जैसे ये दमा हो गया। तो इस तरह की गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं परागकण एलर्जी। परागकण तो ये कभी कभी ये जैसे दमा हो गया, श्वसनीय शोथ हो गया, इसके रूप में भी कभी कभी ये जो परागकण एलर्जी इसके रूप में विकसित हो सकती है, इसको कहते हैं लोग परागकण एलर्जी। और इसका एक उदाहरण है कि भारत में गेहूं के साथ आयातित था, मतलब गेहूं के साथ आया था गाजर घास, जिसका फिगर यहाँ पे देख रहे होंगे। ये जो रोड वगैरह होते हैं उनके किनारे काफी मात्रा में पाया जाता है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पार्थेनियम। और इसके परागकण से जिसका जो परागकण होता है वो एलर्जी कारक होता है, यानी इसका परागकण अगर संपर्क में आ गया तो एलर्जी उत्पन्न हो सकती है, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियां जो है वो विकसित हो सकती है। तो ये गाजर घास है, भारत का घास नहीं है, ये भारत में गेहूं के साथ विदेशों से जो गेहूं का आयात किया जाता था भारत में, उसी गेहूं के साथ ही आया था। और आने के बाद इसमें भारत में इसका मतलब भारत में पूरी तरह से फैल चुका है। हर जगह पे देखेंगे आप लोग कहीं भी सड़क के किनारे तो ये जरूर दिख जाएगा। तो ये इसका जो पॉलन ग्रेन होता है इसमें सफेद सफेद फूल लगते हैं, और उसमें से जो पॉलन ग्रेन निकलता है वो परागकण एलर्जी का कारण बन जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं परागकण पोषण। ये नहीं है परागकण पोषण को पढ़ने में पॉलन ग्रेन न्यूट्रिशन। तो अभी जैसा कि हमने बताया कि जो परागकण में कायिक कोशिका होती है उसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं या खाद्य भंडार उसके अंतर्गत होता है। तो इसलिए परागकणों का कहीं कहीं पे जो पश्चिमी देश हैं उसमें परागकणों को टेबलेट के रूप में लिया जाता है। जो एथलीट्स होते हैं या फिर जो ये घोड़े होते हैं जो रेस में दौड़ते हैं, इनको दिया जाता है। और इससे क्या है, एक ये आहार संपूरक के रूप में काम करता है कि जैसे बहुत सारे मान लीजिए भोजन वगैरह करने से कुछ तत्व अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो उसको अगर इससे परागकण लेते हैं टेबलेट के रूप में तो वहाँ से उसकी पूर्ति हो जाती है। तो संपूरक के रूप में परागकणियों को खाया जाता है। और ये जो भी है पश्चिमी देशों में ये भारी मात्रा में पराग उत्पादन गोलियों के रूप में या सिरप के रूप में किया जाता है, और ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, जिनका उपयोग जो है खिलाड़ी या फिर धावक अश्व जो होते हैं इनको ये करते हैं। और इसको खाने से इनकी जो कार्य दक्षता है घोड़े की जैसे है कि दौड़ना है उसमें वृद्धि हो जाती है। इसलिए इसका उपयोग जो पश्चिमी देशों में किया जाता है। हालांकि अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा इसका उपयोग नहीं किया जाता है, केवल स्पोर्ट में ही इसका उपयोग किया जाता है सामान्यतः। तो अब अगला पढ़ते हैं कि परागकण जीवन क्षमता। परागकण क्या है कि परागकोश था उसमें बना हमारा परागकण, और जब ये परागकोश स्फुटन हुआ, इसमें से फूटा तो ये निकलेगा यहाँ से परागकण हमारा। निकलने के बाद परागकोश से निकलने के बाद ये जो परागकण कितने टाइम तक अंकुरण के योग्य रहता है, वही जो टाइम है उसी को कहते हैं परागकण जीवन क्षमता, या अंग्रेजी में कहते हैं पॉलन ग्रेन वायबिलिटी। ये अलग अलग तरह के पुष्पीय पादप हैं, उनमें जो परागकण जीवन क्षमता है ये भी अलग अलग होती है। जैसे जो उदाहरण के स्वरूप में अगर हम देखना चाहें तो जो गेहूं धान के पौधे हैं इनमें जो परागकणों का जीवन क्षमता वो लगभग 30 मिनट तक होता है।
जबकि कुछ पादप ऐसे हैं जैसे रोडेसी उनके पौधे में लगी हुई थी सोलेनेसी, ये फैमिली पादप पादप फैमिली है। रोजेसी में जैसे इसका इसका एक सदस्य जिसका नाम बहुत मतलब ये याद रहता है हो गया रोज गुलाब। लेग्यूमिनेसी इसमें दाल वाले पौधे आते हैं जैसे अरहर हो गया, चना हो गया, मटर हो गया। सोलेनेसी इसमें आता है हमारा आलू वगैरह हो गया, तो ये इसमें आता है। तो इसमें जो परागकणों की जीवन क्षमता है वो लगभग लगभग महीनों तक होती है, लेकिन जो धान और जो अनाज के हैं उनमें लगभग 30 मिनट या फिर 30 मिनट के आसपास होती है। तो ये जो परागकण जीवन क्षमता ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला तो तापमान कितना है और दूसरा नमी कितनी है या आर्द्रता कितनी है। तो इस पे ये डिपेंड करता है कि जहां पर भी परागकण जो यहाँ से टूट होकर गिर रहा है वहां पे तापमान कितना है, आर्द्रता कितनी है। अगर तापमान बहुत ज्यादा है और आर्द्रता बहुत कम है तो वहाँ पे इसकी जो परागकण की जो वायबिलिटी है या इसकी जो जीवन क्षमता वो भी कम होती है। अगर कहीं तापमान थोड़ा सा कम हुआ या फिर आर्द्रता जो है वो बढ़ी तो यहाँ पे इनका जो जीवन क्षमता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं जो कृत्रिम निषेचन होते हैं। कृत्रिम निषेचन, कृत्रिम निषेचन जैसे गाय और या भैंस में उनको निषेचन करवाने के लिए डॉक्टर जो है आते हैं और वो क्या करते हैं कि उनका निषेचन करवा देते हैं। तो वो जो भी वहाँ पे फीमेल होता है उसको वो कितनी -196 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं। तो तापमान बहुत कम होता है, उससे क्या होता है कि जो भी पशु है यानी गाय अगर है तो उसके गाय में जो नर वाला होता है उसकी जो शुक्राणु की जीवन क्षमता है इस टेम्परेचर पे रखने पर वो बढ़ जाता है, काफी समय तक वो वाइबल रहता है, काफी समय तक उसकी जीवन क्षमता रहती है, इसी वो निषेचन योग बना रहता है। तो इसका उपयोग जो ये भी है कृत्रिम निषेचन का, तो इसका उपयोग पादपों में भी किया जा सकता है कि पादपों के जो परागकण है अगर उनको हम लोग स्टोर करना चाहें तो कम तापमान अगर पर उनको अगर स्टोर करें तो उनकी जीवन क्षमता जो है वो काफी कुछ बढ़ जाएगी, जिसका उपयोग जो है कृत्रिम निषेचन में किया जा सकेगा। तो आज के लिए बस ये परागकण की जो पूरी थी परागकण की संरचना ये खत्म हो गई। तो आज मतलब इस लेक्चर में बस इतना ही पढ़ना था, बाकी जो इसका पार्ट बच रहा है अभी बच रहा है। ये नर वाला तो खत्म हो गया, नर पुष्प की संरचना में जो नर में पुंकेसर था उसमें पूरा खत्म हो गया। तो अब अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे कि जो मादा की संरचना है उसको हम पढ़ेंगे।